Good morning students. Today we will learn from economics part. This is cost concepts. So what kind of cost incurred in a business? जब कभी भी आप कोई बिजनेस करते हो तो इसमें कौन सी टाइप की कॉस्ट बिजनेस में आती हैं जिनसे कि वर्किंग प्रोडक्शन के समय पर वर्क होता है, तो उन कॉस्ट के बारे में एक व्यू हम लोग इसमें समझेंगे। तो आज यहाँ पढ़ने का टॉपिक जो हमारे पास है इसका नाम है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। यहाँ कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स के अंदर में जो इम्पॉर्टेंट डिटेल्स और गाइडलाइंस इसमें आने वाली हैं, इस कॉस्ट कॉन्सेप्ट में एक इसमें डिटेल इम्पॉर्टेंट तौर पर जो रन और वर्क करेगी, इसमें आएगा कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अंदर में, दैट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मतलब है स्थिर लागत। स्थिर लागत मतलब ऐसा खर्चा जिस पर कि कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कॉस्ट अपनी जगह फिक्स बनी रहेगी, भले ही से प्रोडक्शन यूनिट्स में फैक्ट्रीज के अंदर में कितना भी प्रोडक्शन क्यों ना हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो, प्रोडक्शन कम हो, प्रोडक्शन ना हो, प्रोडक्शन बिल्कुल भी ना हो, जीरो हो, तो भी ये खर्चा अपने आप में जरूर आएगा। इसीलिए इसका नाम फिक्स कॉस्ट। मतलब की बात साफ कि प्रोडक्शन की यूनिट घटने या बढ़ने से इस प्रकार की कॉस्ट पर कोई प्रकार का अंतर नहीं आता है। इस प्रकार की कॉस्ट का नाम फिक्स कॉस्ट। ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट में नंबर 1 कंसेप्ट है। पहले नंबर पर आपको समझना चाहिए कि फिक्स कॉस्ट है क्या। फिक्स कॉस्ट का मतलब एक बार फिर से, the cost that does not change as per change in production output is called fixed cost। ऐसी कोई लागत, ऐसा कोई खर्चा जो बिजनेस में लग रहा है और प्रोडक्शन की क्वांटिटीज के वेरी करने से इसके ऊपर में अंतर नहीं आता है, इस प्रकार की कॉस्ट का नाम फिक्स कॉस्ट। यानी कि बात यह है कि जैसे मान लो कि फैक्ट्री के अंदर में सपोज आउटपुट यानी उत्पादन जो हुआ वो सपोज आउटपुट हुआ 0 यूनिट, सपोज आउटपुट हुआ 100 यूनिट, सपोज आउटपुट हुआ 300 यूनिट, या सपोज आउटपुट हुआ 800 यूनिट, या फिर आउटपुट रहा 1000 यूनिट्स। तो आउटपुट कितना भी होते रहो, लेकिन ये कॉस्टिंग में चेंज नहीं आ रहा है। यहाँ जो फिक्स कॉस्ट आ रही थी वो अपने आप में जब 0 यूनिट बन रही थी तो मान लो कि कॉस्टिंग आ रही थी 500 रुपये, और ठीक ऐसे ही जब यहाँ पर आगे में वर्किंग फर्दर आई है तो भी कॉस्टिंग 500, और जब 300 यूनिट फैक्ट्री में लगने लगी तो भी कॉस्टिंग में खर्चा 500 रुपये, और इसी तरीके से 800 यूनिट के प्रोडक्शन पे खर्चा 500, और 1000 यूनिट के प्रोडक्शन पर भी खर्चा 500 रुपये। तो कुल मिलाकर के ये प्रकार की जो कॉस्टिंग है इसका नाम हमारे पास हो जाएगा यूनिट कॉस्टिंग, यानी कि फिक्स कॉस्ट के अंदर रुपीज़ के अकॉर्डिंग टर्म। तो यहाँ पर मैं ऐसा कोई कॉस्ट, ऐसा कोई खर्चा जो प्रोडक्शन की क्वांटिटी के घटने बढ़ने से अंतर में नहीं आता है, इस प्रकार की कॉस्टिंग का नाम फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो क्लियर है। अब ये फिक्स कॉस्ट कैसे खर्चे लगते हैं, कौन से खर्चे होते हैं, एग्जाम्पल क्या लगता है? तो फिक्स कॉस्ट का जो एग्जाम्पल हो सकता है वो हो सकता है सैलरी टू फैक्ट्री गेटकीपर। जो फैक्ट्री के गेट पर जो गेटकीपर बैठा है, रखवाली करने वाला चौकीदार बैठा है, उसको दिए जाने वाला सैलरी फैक्ट्री के अंदर में फिक्स कॉस्ट की कैटेगरी में काउंट होता है। फैक्ट्री के गेटकीपर को हर समय जब भी उसके ड्यूटी आवर्स हैं उसको फैक्ट्री की गेट सिक्योरिटी चेक करनी है। फैक्ट्री का जो गेटकीपर होगा वो फैक्ट्री की गेट की सिक्योरिटी देखेगा, उसको फैक्ट्री के अंदर में प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है तो बहुत ज़्यादा हो रहा है या बहुत कम हो रहा है, इन सारी बातों से कोई देना लेना नहीं है, वो वर्किंग को चेक करेगा। दैट इज कॉल्ड फैक्ट्री के अंदर खर्चा फिक्स कॉस्ट। तो एक प्रकार की बात हमने डिस्कस की कॉस्ट कॉन्सेप्ट में, इसका नाम है फिक्स कॉस्ट। सेकेंड प्रकार की जो कॉस्ट होती है इसका नाम है वेरिएबल कॉस्ट। एक प्रकार की कॉस्ट फिक्स कॉस्ट और सेकेंड प्रकार की कॉस्ट का नाम वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो होती है ये कॉस्ट परिवर्तनशील लागत है, यानी इसके अंदर में परिवर्तन होगा और
इस कॉस्ट में जो चेंजेस आएंगे और इस कॉस्ट में जो चेंजेस आते जाएंगे दैट इज कॉल्ड परिवर्तन लागत या परिवर्तन कॉस्ट। इस प्रकार की कॉस्ट को बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट। दरअसल में ये वो कॉस्ट है जिसमें जैसे जैसे प्रोडक्शन क्वांटिटी में चेंज आएगा तो जैसे भी चेंज आता जाएगा तुरंत तुरंत इस वाली कॉस्टिंग के अंदर में भी चेंज आएगा। अब इसमें कौन से खर्चे बैठ सकते हैं? तो इसमें हो सकता है हमारे पास में एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि लेबर कॉस्ट। तो जो लेबर का खर्चा है ये हमारे यहाँ वेरिएबल कॉस्ट की कैटेगरी में आएगा। और इसमें क्या हो सकता है, इसमें दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है मटेरियल कॉस्ट। सामान को बनाने में जो सामग्री लग रही है, सामान को बनाने में जो मटेरियल लग रहा है उसका जो खर्चा है वो भी इसी कॉस्टिंग की कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट है और ये वो कॉस्ट है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन की क्वांटिटी बदलेगी वैसे वैसे इसमें भी खर्चा अंतर आता जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट हुआ परिवर्तनशील लागत, इसका मतलब लेबर कॉस्ट यानी कि मटेरियल कॉस्ट। अब इसको हम कैसे काउंट करेंगे? तो यहाँ पर मैं एक जैसे मान लो कि हमारे पास है इसमें आउटपुट और ये आउटपुट जो दिया है वो यूनिट्स में दिया है, यानी कितनी कितनी सामग्री हमारी फैक्ट्री में बन रही है। और इसके बाद में अब की बार हम बात कर रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट की, यानी कितना कितना कॉस्ट इसमें लग रहा है। तो इसको हम इंडिया में बैठ करके रुपीस के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट है और रुपीस के रेफरेंस में बात चल रही। तो वेरिएबल कॉस्ट में हमारा कितना कितना खर्चा लगेगा इसके ऊपर हम बात करेंगे। मान लो कि अब की बार यूनिट बनी 0, अब की बार यूनिट बनी 100, अब की बार यूनिट बनी हमारे यहाँ 300 और यूनिट बनी मान लो कि 800 और मान लो कि यूनिट बनी 1000। तो फैक्ट्री ने सपोज 1 बाय 1 इतना इतना प्रोडक्शन कर दिया और इस प्रोडक्शन के अगेंस्ट जो वेरिएबल कॉस्ट की चार्जिंग आ रही है, जो खर्चा कंपनी को लग रहा है, वो खर्चे में वेरिएबल कॉस्ट में यूनिट बनी 0। मान लो कि आप ये वाला पेन बनाते हो, सपोज आप ये वाले पेन का प्रोडक्शन करते हो। तो इस पेन को प्रोडक्शन करने के समय एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लो एक पेन बनाने में सपोज 10 ग्राम प्लास्टिक लग जाता है, 10 ग्राम्स ऑफ प्लास्टिक इसको बनाने में लगता है। तो भाई तुमने तो 0 प्रोडक्शन किया ही नहीं, 0 वर्किंग रहा। तो इस समय वेरिएबल कॉस्ट तुम्हारी जो रहेगी वो 0 रुपए की रहेगी। अब की बार तुम्हारा कोई खर्चा नहीं लगेगा। लेकिन अगर तुम 100 यूनिट प्लास्टिक बनाते हो, 100 यूनिट पेन बनाते हो, ये वाली कैटेगरी का 100 गिनती के पेन बनाते हो, तो इसका मतलब ये है कि 10 ग्राम के हिसाब से 100 यूनिट के हिसाब से 1 किलो प्लास्टिक का खर्चा इसमें लगेगा। अब मान लो कि बाजार में 1 किलो प्लास्टिक एक एग्जाम्पल के तौर पर 300 रुपए का आता है। तो यहां पर में जो 1 किलो प्लास्टिक का वैल्यू बन जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, वो 300 रुपए का बन जाएगा। अब तुम्हारी फैक्ट्री ने 100 यूनिट से बढ़ करके 300 यूनिट बनाना चालू कर दिया और एक पेन बनाने में 10 ग्राम प्लास्टिक लग रहा था। तो अब की बार तुमको 3000 ग्राम प्लास्टिक चाहिएगा, मतलब 3 किलो प्लास्टिक चाहिएगा। अब 3 किलो प्लास्टिक सपोज 300 रुपए किलो का रेट माने थे। तो इस अकॉर्डिंग हमारे लोगों में अब जो सामान बन जाने वाला है, ये सामान हमारे यहाँ पर 900 रुपए कीमत का प्लास्टिक यहाँ खर्च हो जाएगा। तो यहाँ और जो पहले वाली वर्किंग थी वेरिएबल कॉस्ट की और दूसरी वर्किंग थी फिक्स कॉस्ट की, उसमें फर्क हुआ। फिक्स कॉस्ट में क्या हुआ कि प्रोडक्शन क्वांटिटी भली से बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिक्स कॉस्ट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा था। फिक्स कॉस्ट जो एक बार थी वही आगे फिक्स बनी रहेगी, उसमें कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। दैट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट होगी उसमें जैसे जैसे प्रोडक्शन क्वांटिटी बढ़ेगी खर्चा लगातार बढ़ता चला जाएगा। ये प्रकार के खर्चे का नाम वेरिएबल। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट में अभी तक हमने 2 बातें करी हैं, एक डिस्कस किया फिक्स कॉस्ट और एक डिस्कस करा हमने वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट स्थिर लागत है, नाम से ही क्लियर है, फिक्स, नो चेंज। स्थिर यानी कि फिक्स बनी रहेगी। दूसरी है परिवर्तन यानी कि वेरिएबल, वेरिएट करने वाली, चेंज करने वाली। तो यहां पर वेरिएबल कॉस्ट है जो चेंज करेगी, वेरी करेगी, इसमें अंतर आएगा। तो ये डिफरेंसेस किस चीज के अकॉर्डिंग काउंट होंगे? ये डिफरेंसेस काउंट होंगे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस आपने कितनी कितनी बनाई है उसके अकॉर्डिंग खर्चे की वैल्यू में परिवर्तन आ रहा है, चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। अब यहां से आगे एक तीसरा कॉन्सेप्ट और आएगा और इस तीसरे कॉन्सेप्ट का नाम हो जाएगा टोटल कॉस्ट। यहां से आगे तीसरा कॉन्सेप्ट आएगा और तीसरे कॉन्सेप्ट का नाम हो जाएगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब हुआ कुल लागत कि कितने कितने रुपए की कुल लागत चार्ज हो रही है, कितने रुपए का टोटल खर्चा लग रहा है।
तो टोटल कॉस्ट कैसे निकाला जाएगा, टोटल कॉस्ट क्या होता है, तो टोटल कॉस्ट निकाले जाने में दो फैक्टर्स काउंट होते हैं। तो टोटल कॉस्ट का मतलब हुआ कि आपकी वर्किंग में एक तो फिक्स कॉस्ट कितना आया है और इसी तरीके से आपकी वर्किंग में वेरिएबल कॉस्ट कितना आया है, इन दोनों वैल्यूज को हम आपस में प्लस कर देंगे तो हमारे पास निकल करके आ जाएगा टोटल कॉस्ट, यानी कुल उत्पादन लागत। अगर हमारी फैक्ट्री सामान बनाती है तो उसमें कितना कितना खर्चा लगेगा, दैट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। तो बेसिकली अभी तक तीन बातें डिस्कस हुई, एक डिस्कस हुआ फिक्स कॉस्ट, एक डिस्कस हुआ वेरिएबल और तीसरा डिस्कस हुआ टोटल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मतलब दैट रिमेन कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं आएगा। वेरिएबल दैट रिमेन्स ऑन द अपर ट्रेंड, हायर ट्रेंड, ये कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तीसरे प्रकार का कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन क्वांटिटी बढ़ती जाएगी तो ओवरऑल टोटल मिला के फैक्ट्री में वो सामान कितने रुपए का बन करके तैयार होगा। तो जब कभी हमें टोटल कॉस्ट निकालना है तो दो चीजों को प्लस करना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा फिक्स कॉस्ट, एक करना पड़ेगा वेरिएबल कॉस्ट। अब जरा इसको एक और डिटेल में समझेंगे तो बात और क्लियर होगी। अगर हमारे लोगों को ये वर्किंग सीक्वेंस में हमको वर्किंग करना था तो एक कंडीशन इमेजिनरी एग्जाम्पल पर मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ और आप इसमें यहाँ ध्यान से देखते जाएंगे कि आखिरकार ये कॉस्टिंग किस प्रकार से आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है। तो यहाँ पर मैं एक हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया बात कि यहाँ पर फैक्ट्री में एक चीज़ आई आउटपुट, यानी कितना कितना सामान फैक्ट्री के अंदर बन रहा है। तो आउटपुट का मतलब है कितना कितना सामान बनेगा, आउटपुट की बात आ रही, यानी फैक्ट्री कितना सामान तैयार कर रही है, टोटल उत्पादन कितना हो रहा है। तो इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा उत्पादन, यानी फैक्ट्री में टोटल सामान कितना बन रहा है, दैट इज कॉल्ड आउटपुट, कितना सामान बन के तैयार हुआ। तो हमने एग्जाम्पल मान लिया कि आउटपुट सपोज तैयार हुआ है 10 यूनिट्स, नंबर एक बात हमने डिस्कस कर ली। सपोज आउटपुट तैयार हुआ है यहाँ पर 40 यूनिट्स, फैक्ट्री में ऑर्डर्स बढ़ गए तो फैक्ट्री ने प्रोडक्शन की क्वांटिटी बढ़ा दी। तो पहले तो 10 यूनिट का ऑर्डर बनना था, 10 यूनिट बन रही थी, अब बन रही है 40। मान लो कि आगे के नंबर पे फैक्ट्री सामान बना रही है 100 यूनिट, मान लो कि आगे फैक्ट्री सामान बना रही है 150 यूनिट और आगे फैक्ट्री सामान बना रही है 250 यूनिट। तो मैंने अपने मन से 4-5 यूनिट लेवल मान लिए कि फैक्ट्री में इतना इतना सामान बन रहा है। अब इसको बनाने में हमारे पास आगे कौन कौन सी कॉस्ट इनकर्ड होंगी उसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर एक कॉस्ट जो हम पर लगेगी दैट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट का मतलब स्थिर लागत है, यानी कंपनी में इसमें कौन कौन से खर्चे हमारे ऊपर में आ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट की लिस्ट में जब फैक्ट्री के अंदर में 10 यूनिट्स बन रही थी तो सपोज फिक्स कॉस्ट लग रही थी हमारे पास 200 रुपये। अब तुम बताओ भाई कि जब फैक्ट्री में 40 यूनिट बनेंगी तो यहां पर फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी। जिस दिन फैक्ट्री में 10 यूनिट बन रही थी तो यहां हमने माना कि 200 रुपए का खर्चा कंपनी में हो रहा था। तो अब अगर कंपनी यहां पे 40 यूनिट बनाएगी, 40 यूनिट बनाएगी, तो अब कंपनी में फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी। फिक्स कॉस्ट का तो नाम से ही क्लियर है कि फिक्स कॉस्ट फिक्स रहेगी, मतलब यहां पर भी कॉस्टिंग 200 रुपए की आएगी और यहाँ पर भी कॉस्टिंग 200 रुपये की और इसके आगे भी कॉस्टिंग 200 रुपये की और इसके आगे भी कॉस्टिंग 200 रुपये की। इस पूरी की पूरी कॉस्टिंग का नाम फिक्स कॉस्ट। अब यहाँ से आगे चलेंगे तो इसका नाम हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। ये दूसरा खर्चा लगा, यानी कि ये वो खर्चा है जो कि कंपनी में परिवर्तनशील लागत है। ये खर्चा कंपनी में जो परिवर्तनशील लागत लगती है कंपनी में, इस खर्चे को हम लोग वेरिएबल कॉस्ट की कैटेगरी में रखते हैं। अब वेरिएबल कॉस्ट कितना कितना लगा, तो मान लो कि कंपनी में जो वेरिएबल कॉस्ट चार्ज हुआ है, सपोज जब कंपनी ने बनाया था 10 यूनिट्स तो सपोज वेरिएबल कॉस्ट आया था 100 रुपये का। एक इमेजिनरी फिगर मैंने कंसीडर की समझाने के लिए। जब कंपनी ने 40 यूनिट बनाई तो कंपनी के अंदर वेरिएबल कॉस्ट पहुंच गई 400 रुपये की। अब कंपनी ने बनाई 100 यूनिट। अब यहां एक थोड़ा सा टेक्निकल बात समझ में आनी चाहिए। जब हम लोग छोटे लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं तो मटेरियल वेस्टेज और बहुत सारे मैकेनिकल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे रॉ मटेरियल कंपैरेटिव ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर हम लोग लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने लग जाते हैं तो हमारे यहाँ पे थोड़ी सी कम क्वांटिटी और वेस्टेज वगैरह की सेविंग बच जाती है, तो हमारे लोगों में ज़्यादा क्वांटिटी आउटपुट जनरेट होता है।
जब हमने 100 यूनिट बनाई तो कायदे से तो इस मुताबिक हमारी फैक्ट्री के अकॉर्डिंग अगर 10 यूनिट 100 रुपए के मटेरियल में बन रही थी और 40 यूनिट 400 रुपए के मटेरियल में बन रही थी, तो इस केस में अगर हम 100 यूनिट बनाएंगे तो कायदे से तो ये यूनिट हमारी बननी चाहिए थी 1000 रुपए में। लेकिन अगर आप किसी फैक्ट्री को वाकई में जाके विजिट करोगे, ऑन साइट स्टडी करोगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि जब आप ज्यादा यूनिट बनाओगे तो आपका खर्चा थोड़ा कम लगेगा। तो ये खर्चा हमने एस्टिमेट किया और ये खर्चा हमारा रह गया 900 रुपए। ये हमारे पास एक तरीके से सेविंग है, एक तरीके से बचत है, ये हमारी एक तरीके से फायदा है, क्योंकि हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन पर वर्किंग में अब आ रहे हैं। अब हमारी फैक्ट्री 100 यूनिट से बढ़ करके 150 यूनिट बनाने लग रही, तो ऐसा करने से तो हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट में खर्चा बढ़ेगा। तो हमारा अब जो खर्चा बैठना चाहिए था उसमें हमारा बिल आया वास्तव में 1320 रुपए का। अब की बार का हमारा बिल 1320 रुपए का आ गया। देखा जाए तो और 20-30 रुपए की बचत हमारे पास हो गई। अब फैक्ट्री ने 250 यूनिट बनाई तो कंपनी का जो खर्चा रह गया वो रह गया 2200 रुपए का, और अल्टीमेटली कंपनी ने ये सामान इतने रुपए की वेरिएबल कॉस्ट में बनाया। अब हमको ये सीखना है कि इस सब कुछ में कंपनी को टोटल कॉस्ट कितना आया, कितना खर्चा ओवरऑल कंपनी को लगा। तो यहां से हम आगे की बात करेंगे, और इस आगे की बात का नाम क्या है? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब है कुल लागत, ये कंपनी को सब कुल मिला करके इस सामान को बनाने में कितना खर्चा टोटल कॉस्ट आएगा। बिल्कुल आसान सरल बात। 200 रुपए तो लग गए भाई फिक्स कॉस्ट, यानी इतना तो स्थिर लागत लगा, जो लगना ही लगना फिक्स था, और 100 रुपए लग गए वेरिएबल कॉस्ट के। तो सब कुल मिला के हमारे पास जो खर्चा लग गया दैट इज 300 रुपीज। 300 रुपीज, 300 रुपए का टोटल खर्चा हमको लगा। जब फैक्ट्री ने 40 यूनिट बनाई तो कंपनी का टोटल खर्चा पहुंच गया 600 रुपए, 400 प्लस 200। और इसी सीक्वेंस ऑर्डर में जिस समय इस कंपनी बिजनेस ने आगे की कुछ यूनिट और बनाई, 100 यूनिट बनाई, तो टोटल खर्चा कंपनी को लगा 1100 रुपए, 1100 रुपए। इसी तरीके से जब कंपनी ने आगे बनाई 150 यूनिट तो कंपनी को खर्चा लगा 1520 रुपए का, क्योंकि 1320 और इसको हमने प्लस कर लिया, इसको 200 रुपीज से तो वैल्यू निकल आई। सेम सीक्वेंस जब हमारा ये खर्चा लगा तो ये खर्चा लगा 2400 रुपीज का खर्चा यहाँ लग गया। तो ये खर्चे हमारे पास आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्टिंग आउटपुट्स, ये कितना एक्सपेंस लगेगा। तो दिस इज फिक्स कॉस्ट, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट एंड दिस इज टोटल कॉस्ट। ये तीनों वैल्यूज को अलग अलग बुक्स में डिफाइन किया गया है, और इन वर्किंग्स को करने के समय पर एक खास बात यह भी है कि कुछ बुक्स में इसको फिक्स कॉस्ट कहा जाता है और कुछ बुक्स में इसको टोटल फिक्स कॉस्ट भी कहा जाता है। तो फिक्स कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट एक ही बात है, दो अलग अलग बातें नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे वेरिएबल कॉस्ट है, दिस इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड दिस इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। इसका नाम टोटल कॉस्ट ही रहता है। तो ये कोई ऐसी टेक्निकल बात, बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये तो हुआ एक 3 चीज़ों का एक सिंपल व्यू कि आखिरकार ये वर्किंग कौन से रेफरेंस में, कौन सी वर्किंग सीक्वेंस में ये वर्किंग हमारे पास चल रही है और क्या वर्किंग पैटर्न्स हमारे पास इसकी वर्किंग में आने वाले हैं। तो हमने कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको हमने स्टडी किया कि ये वर्किंग में इसका नाम हो गया टोटल फिक्स कॉस्ट, इसका नाम हो गया टोटल वेरिएबल, इसका नाम हो गया टोटल कॉस्ट। स्टूडेंट्स, जब कभी भी हमको ये कॉस्ट के रिगार्डिंग बात करना होता है तो हमें इसके रेफरेंस में इसके ग्राफिकल प्लॉटिंग करनी होती है। ग्राफ कैसे करके ड्रॉ होगा ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो अब हम थोड़ी सी बात ग्राफ पे करेंगे, इसके बाद हम फर्दर आगे और भी डिटेल्स करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। यहाँ से आगे जब हम इसमें ग्राफिकल पिक्चर्स की बात करेंगे तो जानबूझ करके मैंने ये फिगर्स हटा दी हैं जिससे कि मैं आप लोगों को इस ग्राफ से कंसर्निंग कुछ बेसिक डिटेल्स पहले मैं डिस्कस कर सकूं और फिर मैं आपको आगे की बातें और समझा सकूं कि आखिरकार ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किस प्रकार से वर्क करने वाला है। तो इस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के अंदर में जैसे हमारे पास ये डिटेलिंग्स आएगी तो इसको किस तरीके से ग्राफ पर प्लॉट करेंगे वो एक पहले बेसिक व्यू समझेंगे। ये हमारे पास में एक ग्राफ के लिए लाइंस ड्रॉ हैं। मैंने ये लाइंस मैन्युअली ड्रॉ की हैं, कुछ आपकी ड्राइंग इमेज से बाहर जा रही हैं डिटेल, तो मैं दोबारा से एक बार ड्रॉ करूंगा जिससे कि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन विजुलाइज हो। ये अभी भी कुछ लाइंस तो बाहर अभी भी जा रही हैं, तो यहाँ अभी भी सीक्वेंस हमारा थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा है। तो नाउ इट इज मच बेटर एंड यू कैन सी दिस। सो स्टूडेंट, दिस टाइम वी हैव ए ग्राफ लाइक दिस
and permanently it is a y axis you need to learn, and this is x axis and this is the intersecting point 0. जब भी कभी आप कोई ग्राफ बनाते हैं तो आपको कोऑर्डिनेट फिक्स करने पड़ते हैं कि आखिरकार आप बात कहाँ कर रहे हैं। तो ये है y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज 0। अब आपको फिक्स कॉस्ट ड्रॉ करनी है। यहाँ आउटपुट का वैल्यू ड्रॉ होता है, कितना कितना सामान बन रहा है, आउटपुट यानी उत्पादन कितना कितना हुआ, और यहाँ पर बन रहा है एक्सपेंस यानी कि रुपीस कितना कितना खर्चा यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर तो एक्सपेंस हो गया और यहाँ पर आउटपुट आ गया यानी कि यहाँ पर आ गया यूनिट्स, और इसमें हम लोग मार्क कर रहे हैं उत्पादन कि कितना कितना उत्पादन लग रहा है, और एक्सपेंस का मतलब है कितना कितना खर्च कंपनी में आ रहा है। तो ये खर्चे और एक्सपेंसेस की बात हम कर रहे हैं। तो आउटपुट लेवल मान लीजिए 0 यहाँ पर था, यहाँ आउटपुट लेवल था 10, यहाँ आउटपुट लेवल था 20, यहाँ आउटपुट 30, 40, 50 एंड 60। जब आप इसको मार्क करेंगे ग्राफिकल प्लॉटिंग पर और फिक्स कॉस्ट मार्क करेंगे तो उसमें इस तरीके की एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। ये फिक्स कॉस्ट है, स्थिर लागत है, ये खर्चा आपको फिक्स करना पड़ेगा। मतलब की बात 0 यूनिट बन रही है तो भी खर्चा उतना ही लग रहा है, जब यूनिट 10 बन रही थी तो भी खर्चा उतना, और जब फैक्ट्री 40 लग रही तब भी खर्चा इतना। अगर ये लाइन एक समझाने के लिए, अगर ये लाइन मान लो इस तरीके से रेस कर जाती तो इसका तो मतलब ये हो जाता, इस वाली लाइन का तो मतलब ये हो जाता कि जैसे 10 यूनिट्स जो खर्चा इतना और 20 यूनिट पे खर्चा बढ़ गया और 40 यूनिट पे खर्चा और बढ़ गया। लेकिन वास्तव में फिक्स कॉस्ट का हमारे यहाँ पर ऐसा ट्रेंड नहीं है, और फिक्स कॉस्ट जो हमारे यहाँ मार्क होती है वो हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में लाइन ड्रॉ होती है, यानी खर्चा हमेशा से एक फिक्स लाइन ड्रॉ में ड्रॉइंग होता है, दैट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। ये हमारे पास फिक्स कॉस्ट का लाइन है जो हमारे पास सिमेट्रिकली आएगा। सेकेंड नंबर पर हमारे पास आता है वेरिएबल कॉस्ट। प्लीज पे अटेंशन, वेरिएबल कॉस्ट जब कभी भी प्लॉट होगा, जब कभी भी इंडिकेट होगा वेरिएबल कॉस्ट, तो वो हमेशा ही 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा, 0 पॉइंट से। तो वेरिएबल कॉस्ट को जब प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरीके का ट्रेंड इसमें आता है, और इस ट्रेंड का नाम है वेरिएबल कॉस्ट। ये कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट की लाइन को ड्रॉ करती है। पहले नंबर पे ये कॉस्ट तेज स्पीड से आगे बढ़ती है, और जैसे जैसे प्रोडक्शन आगे बढ़ता जाता है कॉस्ट भी आगे बढ़ती चली जाती है, लेकिन कॉस्ट के आगे बढ़ने का ट्रेंड जो है वो कुछ हद तक स्लो हो जाता है। बिल्कुल एकदम स्ट्रेट 45 डिग्री की तरह से नहीं बढ़ती है ये कॉस्ट थोड़ा थोड़ा करके पहले तेज स्पीड से बढ़ती है, फिर लगातार आगे बढ़ती है, लेकिन कॉस्ट का बढ़ने का रेट थोड़ा कम हो जाता है। अब यहां से आगे वेरिएबल कॉस्ट बन गई, तो थर्ड नंबर पर यहां ध्यान रखने की बात होगी कि वेरिएबल कॉस्ट हमेशा ही 0 पॉइंट से स्टार्ट होती है। तीसरे नंबर की जो कॉस्ट बनती है उस कॉस्ट को हम मार्क करते हैं एज ए टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट के अंदर में यहां से वर्किंग होगी, और ये वर्किंग ठीक उसी पैटर्न को फॉलो करेगी जो पैटर्न हमारे पास यहां पर में वेरिएबल कॉस्ट के अंदर में आ रहा था। ये जो प्लॉटिंग्स हमारे पास हैं ये थोड़ा सा सीरियस मैटर है, तो इसको आप लोग प्लॉट करेंगे तो बिल्कुल स्मूथ वे में ड्रॉ करेंगे। अभी भी ये लाइन कुछ प्रॉपर मेरे हाथ से नहीं आ पा रही है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाला मार्जिन, 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 ये जितने भी गैप हैं दोनों कॉस्टिंग्स के अंदर, ये दोनों कॉस्टिंग के गैप बराबर आने चाहिए। और ये कितना गैप आना चाहिए? ये गैप उतना आना चाहिए जितना यहां से यहां तक का गैप था, यानी कि फिक्स कॉस्ट का जो गैप था। जितनी ऊंचाई का फिक्स कॉस्ट आ रहा है, इस लाइन से इस लाइन का जो फिक्स कॉस्ट का अंतर है, यानी यहां जो फिक्स कॉस्ट है ये वाली, और जो ये वाली फिक्स कॉस्ट है ये वाली, इन दोनों की लाइन के बराबर का गैप आएगा, जो गैप आपको यहां वेरिएबल कॉस्ट में और जो गैप आपको यहां पर टोटल कॉस्ट के प्लॉटिंग के अंदर प्लॉट करना है। तो ये वाला लाइन बन जाएगा टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट उसी सीक्वेंस ऑर्डर के ट्रेंड को फॉलो करेगी जो ट्रेंड वेरिएबल कॉस्ट का रहता है। लेकिन टोटल कॉस्ट जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है फिक्स कॉस्ट के पॉइंट से। प्लीज पे अटेंशन वंस अगेन, I am just erasing this content and trying to draw new one. Students, again you need to learn one thing so that it may be much better and much clear to you. This time we are plotting this graph again on this board, and this time we have x-axis, again we have y-axis. When we need to draw fixed cost, जब हमें fixed cost draw करना है तो ये लाइन इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, और ये लाइन इस तरीके से फिक्स कॉस्ट की लाइन आएगी, यानी यहाँ पर ये गैप हमेशा बराबर के बने रहेंगे, इसमें ऊपर नीचे का वेरिएशन नहीं आएगा, फिक्स कॉस्ट। सेकंड नंबर पे लाइन आएगी वेरिएबल कॉस्ट। ध्यान रखने की बात ये
कि वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट जो होगी वो 0 पॉइंट से होगी और इसका ट्रेंड इंक्रीजिंग ट्रेंड रहेगा, तो ये इस तरीके से ट्रेंड करती है, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन आगे नंबर का कॉस्ट आएगा और इस कॉस्ट को हम मार्क करेंगे तो ये कॉस्ट हो जाएगी टोटल कॉस्ट। अब ध्यान रखने की बात ये कि अब की बार ये कॉस्ट यहां से यानी 0 पॉइंट से स्टार्ट नहीं होगी, बल्कि अब की बार जो ये कॉस्ट स्टार्ट होगी, ये पॉइंट अब की बार 0 पॉइंट से स्टार्ट ना होकर के अब की बार ये पॉइंट स्टार्ट होगी फिक्स कॉस्ट के पॉइंट से। तो फिक्स कॉस्ट यहां से ओरिजिनेट हो रहा है और इसी ट्रेंड ऑर्डर पर ये कॉस्ट हमारी रन करेगी और इसका नाम हो जाएगा टोटल कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट का लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास में कॉस्ट की डिटेल्स हैं, लाइनिंग्स हैं, और इसमें खास बात याद रखना होता है कि कौन सी लाइन कहाँ से ओरिजिनेट होकर के और किस तरीके के ट्रेंड को फॉलो करती है। अब इसमें आगे कुछ कॉस्ट और उसके टाइप्स आगे और भी हैं और उसको भी हम लोग 1 बाय 1 पढ़ते हुए चलेंगे। अब यहाँ स्टूडेंट्स, जैसे हमने 3 कॉस्ट की बात की, एक था टोटल फिक्स कॉस्ट यानी कि स्थिर लागत, एक था टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी कि परिवर्तनशील लागत, और तीसरा था हमारे पास में टोटल कॉस्ट यानी कि कुल लागत। स्टूडेंट्स, इसके आगे भी कई सारी कॉस्ट हैं जो हम एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे। एक कॉस्ट हमारे पास जो आती है इसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। तो अवसर लागत क्या होती है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, जरा इसको भी आप फॉलो करेंगे, ध्यान देंगे। अवसर लागत, इसका मतलब होता है कि जो कंपनी में अवसर लागत है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसको कंपनी में किस तरीके से मार्क किया जाए और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो दरअसल कंपनी में अवसर लागत है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसको हम मतलब है इसका कि अगर आज हमारे लोग किसी भी वर्क में इन्वॉल्व हैं, किसी भी काम में इन्वॉल्व हैं और इस काम को इन्वॉल्व में वर्क करने के बदले से हमको कुछ ना कुछ इनकम, कुछ ना कुछ कमाई हो रही है, तो आज हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उससे हमको कुछ इनकम हो रही है। तो मान लीजिए कि आज हमने जो वर्क किया उससे हमको, आज हम कहीं पे जॉब करते हैं, वो जॉब करने के बदले से मान लो हमारे लोगों को कमाई जो होती है वो सपोज होती है 15,000 रुपये महीना। तो 15,000 रुपये महीने की कमाई हमारे पास आज की डेट में कंपनी को हो रही है, यानी कंपनी जो आज वर्क परफॉर्म करती है उस वर्किंग के बदले से कंपनी को 15,000 रुपये की इनकम बिजनेस में से जनरेट हो रही है। 15,000 रुपये इनको इसमें से मिल रहे हैं पर मंथ। पर्सन को लगता है कि 15,000 रुपये की कमाई काफ़ी नहीं है और घर का खर्चा उठाने में दिक्कत है, तो हमें कुछ और प्रयास करने चाहिए। तो कुछ दूसरे लोगों को बोला गया कि भाई तुम देखो और हमारे को कोई नया जॉब हो तो बता देना। तो पर्सन्स ने हमें बताए प्लान नंबर 1 कि आप नया जॉब कर सकते हैं एक जगह पर और वहाँ पर आपको जॉब सैलरी में 18,000 रुपये का पेमेंट मिल जाएगा। तो हमारे पास एक ऑप्शन ये वाला आ गया कि हम 18,000 का ये नया जॉब ग्रिप कर लें। दूसरा हमारे पास एक और ऑप्शन आ गया और दूसरे वाले ऑप्शन में हमारे पास प्लान है कि हम 20,000 रुपये अर्न कर सकते हैं और यहाँ पर भी एक दूसरी जगह जॉब वैकेंसी है, वहाँ से हमारे लिए ऑफर 20,000 रुपये वर्थ का एक ऑफर हमारे पास वहाँ से आ रहा है। हमारे पास एक तीसरा ऑफर सी प्लान और आया है और सी प्लान ये कह रहा है कि आपको 17,000 रुपीज़ का पेमेंट मिल जाएगा अगर हम उस नई कंपनी को जॉब में ज्वाइन कर लेते हैं तो अल्टीमेटली हम पे 3 ऑप्शन हुए। एक तो हमारा हम करंट वर्किंग कर ही रहे हैं 15,000 रुपये, और सेकंड नंबर पर हम पर एक ऑप्शन है 18,000, एक ऑप्शन है 20,000 और एक ऑप्शन है 17,000। तो ऐसी कंडीशन में जो रेशनल कंज्यूमर है वो कौन से ऑप्शन को फॉलो करेगा। तो रेशनल कंज्यूमर जो ऑप्शन फॉलो करता है वो ऑप्शन नंबर जो इस समय बी है इस ऑप्शन को फॉलो करेगा, क्योंकि रेशनल कंज्यूमर को होने वाला सबसे बड़ा मुनाफा इसी वाले सीक्वेंस ऑर्डर में 20,000 रुपये वर्थ का मुनाफा, इसको सबसे हाईएस्ट मुनाफा हो रहा है। भाई ये वाला प्लान आपको दे रहा है कमाई के नाम पर 18,000 रुपये और जो दूसरा वाला प्लान है ये आपको वैल्यू में रिटर्न बैक प्रॉफिट दे रहा है 20,000 रुपये। तो जो रेशनल कंज्यूमर है वो 20,000 वाले प्लान को ऑप्ट कर लेगा। चलो ये तो साहब प्लान की रैंकिंग लिस्ट अगर निकाली जाए तो ये तो हो गया फर्स्ट ऑप्शन, ये वाला हो गया सेकंड ऑप्शन, ये वाला हो गया थर्ड ऑप्शन
और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है, फोर्थ ऑप्शन। चारों ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी पर्सन होगा, अगर 4 ऑप्शन मिल रहे हैं तो इस वाले ऑप्शन को पसंद करेगा, क्योंकि ये इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन है। तो इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ? तो इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ सेकंड नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट। इस समय जो अवेलेबल ऑप्शन है उसमें जो प्लान नंबर सेकंड है, यानी कि 18,000 रुपए जो हैं, ये जो ऑप्शन की कॉस्ट होगी दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हम बोलेंगे इस समय हमारे लिए 20,000 रुपए अर्न करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत 18,000 रुपए की है। जब हमने 18,000 रुपए का सेकंड नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन छोड़ दिया तो हमारे पास चांस क्रिएट हुआ कि हम 20,000 रुपए के ऑप्शन को ऑप्ट कर पाए। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है सेकंड नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट। दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अवसर लागत है और इस अवसर लागत को यहां पर हम मार्क करके प्लेस करते हैं। अब बात यह है कि अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। अब 2 हिस्से अवसर लागत में कौन कौन से आते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के 2 पार्ट में एक आता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और दूसरा आता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और दूसरा होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये दोनों जने मिलाकर के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के पार्ट हैं। तो फिर इसमें एक्सप्लिसिट क्या हुआ और इम्प्लिसिट क्या हुआ? एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब है कि आप बिजनेस की आवश्यकता के लिए, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब है आप बिजनेस की जरूरत के लिए, बिजनेस की आवश्यकता के लिए आपको कोई सामान चाहिए, कुछ जरूरत का आइटम आपको चाहिए, तो उस आइटम को आप बाजार में पैसे खर्च करके, यानी दुकान के बाहर अपने पैसे रिसोर्स खर्च करके आप उस सामान को अपने लिए अरेंज कर रहे हो, बिजनेस की जरूरत पूरी कर रहे हो, बिजनेस की आवश्यकता के लिए सामान को अरेंज कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब हुआ कि आपको आपके बिजनेस के लिए जो सामान चाहिए था और बिजनेस के पास नहीं था, तो वो सामान आपने बाजार में पैसा खर्चा किया और उस खर्चे के बदले सामान अरेंज कर लिया। तो एक प्रकार से बाजार में पैसा खर्च करोगे तो बिजनेस के लिए एक प्रकार की कॉस्टिंग, बिजनेस के लिए एक प्रकार की लागत वाली बात तो है ही ना, बिजनेस में तो खर्चा लग ही जाएगा। इस प्रकार की कॉस्टिंग का नाम एक्सप्लिसिट कॉस्ट, बिकॉज यू आर पेइंग आउटसाइड। तो दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट। इफ you are paying outside, if you are paying outside it means it is explicit cost, बाजार में लगने वाला खर्चा। अब दूसरा कॉस्ट जो आता है इट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब ये है कि आपके यहां पर जो जरूरत है बिजनेस को, इसके लिए आप बाजार में बाहर जाकर के पेमेंट नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपने पर्सनल रिसोर्सेस, पर्सनल कॉन्टैक्ट का यूज करके आपने कोई सामान अपने किसी फ्रेंड से, अपने घर से, यानी जरूरत तो बिजनेस की है लेकिन आपने अरेंज जो किया है वो आसपास में अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स यूज करके उस सामान को आपने अरेंज कर दिया। इसका मतलब इट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। यू आर नॉट पेइंग इन द मार्केट बट यू आर अरेंजिंग द प्रोडक्ट फॉर योरसेल्फ, इट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब हुआ कि आपको आपके बिजनेस के लिए कोई सामान की जरूरत थी लेकिन आपने बाजार में पेमेंट नहीं किया, बल्कि अपने फ्रेंड से, अपने नेबर पर्सन से या अपने घर में से सामान का अरेंज करके बिजनेस की आवश्यकता का काम पूरा कर दिया। दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। मान लीजिए हमारी एक फैक्ट्री है और उसमें ये वाले तरह की शर्ट बनाने का एक ऑर्डर हमारे पास आया है और सपोज हमको विद इन 5 days 2000 शर्ट्स रेडी करके कस्टमर को हैंड ओवर करनी है। तो ये काम थोड़ा सा टाइम का हिसाब से फैक्ट्री की कैपेसिटी के मुताबिक थोड़ा दिक्कत का टॉपिक है। ये कंपनी को 5 दिन के अंदर 2000 शर्ट का ऑर्डर है और वो शर्ट का ऑर्डर कंपनी को पूरा करके देना है। तो कंपनी ने इस काम के लिए अपने वर्कर्स को पूछा कि अगर हम फैक्ट्री को जो आज सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक चलाते हैं,
अगर हम इस बड़े ऑर्डर को पूरा करने के लिए हम फैक्ट्री को 24 आवर्स चलाएं, तो क्या आप लोग हमारी फैक्ट्री में साथ देने के लिए तैयार हैं? और क्या आप लोग इसमें हमारी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे? तो फैक्ट्री के वर्कर कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल करेंगे, और इससे जो प्रॉफिट होगा उससे हमें भी फायदा होगा और हमारी सैलरीज और दीपावली बोनस हमको भी मिल जाएगा। तो ठीक है, हम फैक्ट्री के वर्कर्स काम करने को तैयार। अब एक समस्या सामने आई। समस्या में सामने ये आई कि मैनेजर ने महसूस किया कि रात में अक्सर कर जिस जगह पर, जिस एरिया में हमारी फैक्ट्री है और आसपास और बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, वहां पर अक्सर कर रात में लाइट चली जाती है। दिन में तो लाइट बनी रहती है क्योंकि फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन होता है, नाइट आवर्स में लाइट चली जाती है और हमको हमारी फैक्ट्री में नाइट में लेबर लगानी है, काम पूरा करना है। अब अगर काम पूरा करना है, फैक्ट्री में लाइट जाने का अंदेशा है, तो निश्चित रूप से हमें जनरेटर चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, हमने किसी मार्केट में जनरेटर सप्लायर को बात करा, हमने कहा भाई हमें 4-5 रात के लिए जनरेटर चाहिए, तो तुम हमारे को जनरेटर दे दो। तो पर्सन कह रहा है ठीक है सर, जनरेटर 5 दिन के लिए आपको मिल जाएगा, 24 आवर्स आप यूज करिएगा, लेकिन जनरेटर को 1 दिन का किराया आपको 20,000 रुपये देना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, तुम्हारा जो किराया बनता है वो हम देंगे और तुम हमारे फैक्ट्री में 5 दिनों के रात के हिसाब से जनरेटर हमारे पास रख दो। तो इस समय हमने 20,000 रुपये पर डे के हिसाब से 5 डेज के लिए जनरेटर अरेंज किया और मार्केट वाले को 1 लाख रुपए पेमेंट करने के एग्रीमेंट पर हमने जनरेटर अरेंज कर लिया। क्या ये हमारे बिजनेस के लिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट है? सामान के प्रोड्यूस करने में हमारे ऊपर खर्चा लगाना, तो वो खर्चे का नाम क्या हो गया? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और इसका पेमेंट अब बाहर वाले लोगों को कर रहे हैं, तो 1 लाख रुपए का बिल हमारी तरफ आ गया, तो इसका नाम एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब नंबर 2 बात, हमारी फैक्ट्री में हमें चाहिए था जनरेटर, हमारे पास तो था नहीं। तो फिर हमने अपनी बराबर वाली फैक्ट्री वाले से बात किया कि भाई तुम्हारे यहाँ जनरेटर है और तुम्हारे यहाँ जो काम हो रहा है वो डे आवर्स में हो रहा है, तो नाइट में तुम्हारा जनरेटर खाली रहता है और डे में तो लाइट हमारे यहाँ पर भी आती है। तो फिर ऐसा करो कि तुम 5 दिन के लिए अपना जनरेटर हमें दे दो। पड़ोस में रहने वाला फैक्ट्री वाला पर्सन है और उसकी फैक्ट्री को तमाम सारी बार हमारी जरूरत पड़ती है, हमें सामानों के लिए उसकी जरूरत पड़ती है। वो कह रहा है कि ठीक है भाई, जनरेटर में डीजल तुम डलवा लेना, बाकी जनरेटर जैसे रखा है वैसे ही रखा रहने दो, वायर लंबा करके, और तुम अपनी फैक्ट्री में कनेक्शन जोड़ लो उसका, और तुम्हें 5 डेज का जरूरत है, आराम से तुम 5 डेज यूज करो, और तुम्हारे लिए डीजल के अलावा और अलग से कोई खर्चा नहीं है, तुम आराम से डीजल लगा करके जनरेटर को यूज करते जाओ। तो अब की बार हमने बाजार में कोई पेमेंट एक्स्ट्रा नहीं किया, 5-7 हजार रुपए का जो डीजल आया उसी के खर्चे की अगोस्ट हमारा काम चल गया। यानी हमने जनरेटर के किराए के तौर पर कोई प्रकार का खर्चा एक्स्ट्रा मार्केट में पे नहीं किया। तो नाउ दिस कॉस्ट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि आपने अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट यूज करके फैक्ट्री की जरूरत, दुकान की जरूरत, व्यापार की जरूरत के लिए काम पूरा किया। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स यहाँ 2 प्रकार की कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक का नाम एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक का नाम इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब है यू आर पेइंग आउटसाइड, आप बाजार में पे कर रहे हो और दुकान की जरूरत का सामान अरेंज कर रहे हो, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब है कि आप बाजार में पे नहीं कर रहे हो, बल्कि आप आपकी जरूरत के, बिजनेस की जरूरत के सामान के लिए अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट, अपने व्यक्तिगत संबंध, अपनी जानकारियों को, अपनी हेल्प को, अपनी रिश्तेदारियों को, अपने पड़ोसियों को यूज कर रहे हो और बिजनेस का काम चला रहे हो। दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब एक खास बात, एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, दैट इज इन टोटल इट इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, इन टुडेज lecture we discuss about 5 types of cost. Originally these are 6. So first of all, that was the first term that we discussed, fixed cost, and then variable cost, then combination of these two it means total cost. Fixed cost जो कि फिक्स बनी रहेगी, चेंज नहीं आएगा, भले ही प्रोडक्शन क्वांटिटी बढ़े, भले ही प्रोडक्शन क्वांटिटी कम हो जाए, कोई मतलब नहीं, वो खर्चा फिक्स बना रहेगा। सेकेंड टाइप का कॉस्ट हम स्टडी किए, दैट वाज वेरिएबल कॉस्ट, मींस प्रोडक्शन क्वांटिटी बढ़ गई तो खर्चा भी बढ़ जाएगा और प्रोडक्शन क्वांटिटी कम हो गई तो खर्चा भी कम हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। थर्ड वी डिस्कस अबाउट टोटल कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अगर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को प्लस कर दोगे टोटल कॉस्ट आ जाएगा। देन वी डिस्कस अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मींस आज आप जो भी वर्क कर रहे हो और वहां से आपको जो भी कमाई हो रही है, जो भी इनकम हो रही है, उस इनकम को आप छोड़ करके कोई और नए अल्टरनेट्स ढूंढ रहे हो, तो उन अल्टरनेट्स में से फाइनली जो
जो सारे के सारी लिस्ट वाइज अल्टरनेट होंगे उसमें से जो सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा उसको आप ऑप्ट कर लोगे एज ए रेशनल कंज्यूमर। तो रेशनल कंज्यूमर साधारण बुद्धि का कोई भी इंसान, नॉर्मल पर्सन, जिसका रिएक्शन, जिसकी समझ सोसाइटी के एक नॉर्मल पर्सन की तरह होती है, रेशनल कंज्यूमर। मैंने पहले की क्लास में एक बार एक स्टूडेंट को समझाया कि रेशनल कंज्यूमर का मतलब है कि जैसे किसी दिन आप बाजार गए, आपने दुकानदार को पूछा कि भाई तुम सेब एप्पल कैसे देते हो, क्या रेट दे रहे हो। दुकानदार कह रहा है कि बाबूजी मैं सेब आपको 120 रुपए किलो दूंगा, 120 रुपीज पर केजी। तो हमने कहा ठीक है। 150 रुपए किलो दोगे? दुकानदार कह रहा है कि साहब आप पहली बार ऐसे कस्टमर आए जो यूं कह रहे हो कि साहब 120 का सामान 150 रुपए किलो दोगे। नॉर्मली कोई भी पर्सन आता है तो वो तो यूं कहता है कि 120 रुपए किलो का सामान है, 100 रुपए किलो दोगे, 90 रुपए किलो दोगे, 110 रुपए किलो दोगे। आप पहली बार आए हो दुकान पर और आपने पहली बार मेरे जीवन में ऐसी बात करी है कि आप जो है 150 रुपए किलो दोगे। तो ये जो जवाब है 150 रुपए किलो का कस्टमर का, क्या ये एक रेशनल कंज्यूमर, एक साधारण बुद्धिमानी के इंसान का जवाब है? नॉर्मली क्या कोई पर्सन जो नॉर्मल इंटेलिजेंस डिजर्व करता है वो इस प्रकार की बात करता है? नहीं करता है। तो हम यहां जो बात कर रहे हैं वो रेशनल कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, यानी ऐसे पर्सन की बात कर रहे हैं जो हमारी सोसाइटी का मेंबर है, उसका रिएक्शन, उसकी प्रतिक्रिया, उसकी सोच, उसकी समझ, उसकी आंसरिंग सोसाइटी के किसी भी एक दूसरे नॉर्मल पर्सन की तरीके से है। तो दिस इज कॉल्ड रेशनल कंज्यूमर। तो हम यहां बात करेंगे कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, इन टोटल इट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब हुआ कि यहां पर मैं दोनों कॉस्ट प्लस कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी लर्न अबाउट फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, opportunity cost, and opportunity cost in two parts. This is explicit cost and implicit cost. Thanks students for this class, and in next working day and tomorrow we will learn about the next type of cost in the same concept. This is cost concept. Thanks students for joining this class.